मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार के अंदर और आपकी मुलाकात कराएंगे प्रद्युमन जोशीला जी से। पत्रकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ में राजनीति का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। और इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं भी अपनी ताल ठोकूंगा। और सर से ये भी जानेंगे क्या निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी के साथ। लेकिन पहले हम हरियाणा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि सरकार 9 साल बीजेपी की रही तो क्या काम हुए या नहीं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रद्युमन जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। सर मैं बात करूं हरियाणा की, आप काफ़ी अच्छी राजनीतिक आपको जानकारी है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि 9 साल खट्टर सरकार जी पास या फेल। देखो, पास या फेल वो तो जब चुनाव आएगा तो लोग बताएंगे, लेकिन फिलहाल जैसा लग रहा है जिस तरह से 2014 में मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने कितने अच्छे काम किए उसका परिणाम 2019 के विधानसभा चुनाव में सरकार को मिला। जब सरकार के 2 मंत्रियों अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल, उनको छोड़ के सरकार के सारे मंत्री हार गए और कई मंत्री तो इतने बुरी तरह से हारे कि उनके बहुत हजारों वोटों से उनको लोगों ने पराजित किया। वही सेम सिचुएशन जो आज के सिनेरियो में दिखाई दे रही है। प्रदेश के जितने मंत्री हैं, अगले चुनाव में मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ आज के हालात को देखते हुए उनमें से बहुत से हारेंगे और कई तो बड़ी बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि जो मंत्री हैं वो मंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश का होता है, लेकिन कई मंत्री तो ऐसे हैं जो अपने एक विधानसभा क्षेत्र तक से भी बाहर नहीं जाते। अपने जिले तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी ये हालात होगी कि आने वाले समय में जमानत बचाना भी कईयों के लिए बड़ा टेढ़ा होगा। सर बात करूं हरियाणा की राजनीति की, कांग्रेस और एनएलडी जी, कांग्रेस 10 साल से और लोकदल 25 साल से संघर्ष कर रही है। साथ में 2 नई पार्टी आई, जेजेपी और आम आदमी पार्टी। तो सर मैं ये समझूं कि कांग्रेस की लगातार विपक्ष आपके समक्ष रैलियां हो रही हैं और आईएनएलडी हर घर पर हर क्षेत्र में जाकर जनता से मिल रही, कितना प्रभाव है। देखो, कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वैसे तो ये भूतकाल से आती रही है कांग्रेस में तो गुटबाजी, और आज भी कांग्रेस में वो गुटबाजी बड़ी चरम सीमा पर है। कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है, जब जब कांग्रेस ने एक नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस हमेशा आती रही है। जब उन्होंने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा हो, चाहे 2005 का चुनाव हो, बेसन चौधरी भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय विपक्ष के नेता थे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री के 7-8 दावेदार थे, तो कांग्रेस एक तरफा आई। उसके बाद अगर देखें 2009 के विधानसभा चुनाव में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र नेता कांग्रेस के रह गए थे उस समय जो सीएम की रेस में थे, तो कांग्रेस 67 से घट करके और 40 पर आ गई। उसके बाद 2014 का जब चुनाव था, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक छत्र राज हो गया था, तो कांग्रेस 40 से और 15 पर आ गई। आज कांग्रेस में एक बार फिर से हालात तो वो है कि मुख्यमंत्री पद के अलग अलग दावेदार उभरने शुरू हुए हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, उनका पूरा हरियाणा के 90 के 90 हल्कों में कोई होल्ड है, लेकिन जो जो जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं और हर दिन आए दिन जो एसआरके की उनकी तिकड़ी रोड पर है, अगर ये 2-3 धड़े बन करके अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और सारे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका फायदा होगा। लेकिन अगर एक नेता के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो जो दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके जो टिकटार्थी होंगे, जिनको वो उम्मीदवार बनाएगी पार्टी, वो चुनाव हार जाएंगे और वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दूसरी जो इसके पैरेलल जो समस्या है, ये तो है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का, लेकिन जो नीचे के जो नेता उनमें गुटबाजी इतनी भयंकर हो गई है, और विशेषकर हिसार जैसे जिले में जहाँ हम बैठे हैं, हिसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है विधानसभा के साथ। तो आईएनएलडी का जहाँ तक सवाल है, आईएनएलडी का भविष्य 25 तारीख की रैली पर डिपेंड होगा, और रैली पर ये नहीं डिपेंड होगा कि भीड़ कितनी आती है, क्योंकि भीड़ तो अक्सर ओम प्रकाश चौटाला जब आते हैं, जब संबोधित करते हैं तो उनकी रैलियों में आती रही, पहले भी आती रही, लेकिन भीड़ से सरकारें कभी नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये होगी कि उस रैली में विपक्ष के कौन कौन बड़े नेता आते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है। आज जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है उसकी निगाहें इस बात पर हैं कि इंडिया जो बनाया हुआ INDIA कांग्रेस लेड जो अलायंस है विपक्षी दलों का, उसमें इनेलो शामिल होती या नहीं, क्योंकि नहीं वो नहीं, चूँकि अभी तक वो गए नहीं हैं, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि कुछ बड़े नेता जैसे नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं,
वो जो चौटाला परिवार के नज़दीकी हैं, तो वो इस कोशिश में हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल हो। अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो उसका जो एक तरह से मृत प्राय जो INLD हो गई है उसमें कोई एक संजीवनी मिलेगी। अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होती है तो मुझे नहीं लगता कि इनेलो कोई 2, 4, 5 सीटों के अलावा कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर पाए। सर जेजेपी दुष्यंत सिंह चौटाला, देखो, दुष्यंत सिंह चौटाला की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उप मुख्यमंत्री बनने से पहले, सरकार में आने से पहले उन्होंने लोगों के सामने इतनी उम्मीदों का एक सब्जबाज लोगों को दिखाया, और जो विशेषकर 40 साल से नीचे का युवा था उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि दुष्यंत चौटाला बन गया तो पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन वो ऑटोमेटिकली चुनाव तो लड़ रहे थे 2024 में सरकार बनाने के लिए, लेकिन ऐसा संयोग बैठा हरियाणा की राजनीति में कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया और वो सत्ता में शामिल हो गए। दुष्यंत चौटाला के जैसे ही सरकार में शामिल हुए तभी से लोगों में नाराज़गी बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि जो आदमी सत्ता में बड़ी उम्मीदों के साथ आता है और तब लोगों के काम नहीं हो पाते तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना स्वाभाविक है। अब दुष्यंत चौटाला के सामने सबसे बड़ी समस्या जो आ खड़ी हुई है वो ये खड़ी हो गई है कि वो ठीक है, उचाना से उन्होंने चुनाव लड़ लिया, अब तक ये पोजीशन क्लियर नहीं है कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेजेपी इकट्ठा लड़ेंगी, अलग अलग लड़ेंगी। अगर दोनों इकट्ठा लड़ते हैं तो दुष्यंत चौटाला को उसका माइलेज मिलेगा, क्योंकि जो नॉन जाट वोट है वो बीजेपी की तरफ से आ जाएगा, और जाट वर्ग में एक नाम है परिवार का। अगर जेजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा तो मुझे नहीं लगता कि उनके कोई ऐसी हालात तो 2-4 सीटों पर मुकाबला हो, हालात जैसे नहीं 10 सीट नहीं आ पाए ना नहीं आ पाए, आज के सिनेरियो में तो नहीं आ पाए। आम आदमी पार्टी नहीं पार्टी। देखो, आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत सुनहरा मौका है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा के लोग जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से, बीजेपी से, अकाली दल से जो लोग ऊब चुके थे, वही सेम सिनेरियो हरियाणा में है। हरियाणा में आज लोग बीजेपी से भी ऊब चुके हैं। एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, जो नेता बीजेपी में वो बीजेपी से परेशान है, जेजेपी में जेजेपी से, कांग्रेस में कांग्रेस से है, और इनेलो में इनेलो से। सब नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं, बहुत से नेता, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें विकल्प नहीं मिल पाता। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का है मुख्य रूप से, सिवानी के खेड़ा गांव का, और हिसार में वो रहा है। तो अगर अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ लीड करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मुद्दों पर तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आज जो उनके 3 बड़े चेहरे हैं उनमें जो है पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों को बांधे रखने की क्षमता आज के दिन तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही। लेकिन भविष्य आम आदमी पार्टी का, अगर कोई 1-2 लीड करने वाला नेता उनको ढंग का मिल जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा के गेम को चेंज कर सकती है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अभी जो शपथ ग्रहण समारोह था उनका भिवानी में, ये भी हरियाणा की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सर्कल लेवल के पदाधिकारियों को और पार्टी का जो राष्ट्रीय सुप्रीमो है, जो पार्टी का संयोजक है, वो शपथ दिलाने आई। तो निश्चित रूप से, और एक और सबसे बड़ी बात आम आदमी की जो दिखाई दे रही है वो अनुशासित पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस में तो हर रोज जूत बज रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार जो है बैक जा रही आए। सर बात करूँ हिस्सा की, 9 विधानसभाएं और अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। बीजेपी के बचेंद्र सिंह 40,000 से ज़्यादा वोट जीतते हैं, आपको बताएंगे। जो 3 और जो उम्मीदवार थी उनके से भी ज़्यादा तो उसकी जीत थी। तो क्या अपने 9 हल्के हैं जहाँ पर लगातार पानी की समस्या रही, नलवा हो, आदमपुर हो, पानी से जूझते रहे हैं, आपको बताइए। तो जो हमारा जो सांसद महोदय है, क्या जनता की उम्मीदों में खरा उतर पाया? देखो, सांसद महोदय के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अफसर रहे हैं, IAS अफसर। और राजनीति में एक खास बात मैं आपको बताऊं, कोई भी नेता हो, एक तो जो अफसर रहा हो और एक जो बिजनेसमैन हो, बड़ा व्यापारी हो, वो राजनीति में सही ढंग से कामयाब नहीं हो सकते। वो फील्ड की राजनीति नहीं कर सकते ना। वो सारा दिन, अगर हम ये समझें कि एक IAS की नौकरी इतने साल करने वाला अधिकारी लोगों के घर घर जा करके लोगों की समस्याएं सुनेगा, तो वो उस नेता जो अफसर है उसके लेवल को वो मैच नहीं कर पाती। ये तो मतलब एक संयोग कह सकते हैं हम, या नरेंद्र मोदी की एक लहर थी। दूसरा एक चीज़ और भी थी कि यहाँ चौधरी भजनलाल के जो पोते थे भव्य बिश्नोई, उनका भी खुद का कोई जनाधार उस दौर में नहीं था जिनके ज़माने जब्त हुई। और जो दुष्यंत चौटाला थे उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी, उसका उनको एक माइलेज मिला। तीसरी एक सबसे बड़ी बात ये होती है, जब एक नया चेहरा उभर के आता है तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं।
ब्रजेंद्र सिंह के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो बुद्धिमान भी हैं, समस्याओं को समझते भी हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो भी मुख्यमंत्री बनता है उनसे एक राजनीतिक टकराव रहता है, जिससे वो चाहे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ लगा लो या उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे और वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री थे, क्योंकि उनके अंदर जो 1991 से जो सीएम बनने का एक ख्वाब है वो अभी तक मिटा नहीं है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, और जब तक वो नहीं मिटेगा तब तक ब्रजेंद्र सिंह के भी काम नहीं अक्टूबर को उन्होंने अभी रैली का जी। प्लान चल रहा हो सकता है कि पार्टी का उन्होंने 32 उम्मीदवार मपने के लिए वो आपको पता है। हाँ जी। दूसरी मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, हल्का नहीं आपने दावेदारी ठोक दी और साफ तौर पर दिया कि पार्टी कैसी भी है मैं अपना डिसीजन तो खुद लूँगा और वेट एंड वॉच में भी हो। जी। दूसरी तरफ आप अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि जो नेता अपने आप को मानते हैं कि मैं नलवा के लिए फिट और मेरी जनता मुझे कांग्रेस को रोजे बीजेपी हो कि मैं ही इस बार जीत गया, तो आपने ये बोल दिया लगभग सारी भारी है, तो आपकी दावेदारी नलवा से कितनी % मालूम है कि आप बोल सकते हो कि मैं इस बार बेहतर के विधानसभा में? नहीं, मेरी तो बिल्कुल 100% है, 100% चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। इस बार नलवा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1,75,000 जो वोटर हैं वो चुनाव जीतेंगे, और पहली बार नलवा विधानसभा क्षेत्र को 3 योजना हो गए बने हुए, पहली बार नलवा की जनता को ऐसा नुमाइंदा मिलेगा जो उनके हक हकूक और उनके अधिकारों की बात को उठाएगा। आज तक जिन लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने विकास के नाम पर हल्के में कुछ नहीं किया, सिर्फ भाई भतीजावाद तक वो सीमित रहे। अपने परिवार, अपने पत्नी, कोई किसी के बच्चे, कोई किसी के भतीजे, किसी की साड़ी, सिर्फ वही राजनीति में जो है लोगों को बहकाने और बरगलाने का काम उन्होंने किया। पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें पुराने भवानी खेड़ा हल्के के गाँव हैं, पुराने आदमपुर के हैं, हिराए के हैं और हिसार शहर के हैं, एक भी नया कोई स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंडस्ट्रियल हब, कुछ भी पिछले 15 साल में जो नलवा विधानसभा के नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरी बड़ी बात, अगर पिछले 15 साल के नुमाइंदों को देखें तो वो सिर्फ गली और नाली का उद्घाटन करने तक सीमित रहे। एक विधायक का ये काम नहीं होता, वो चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो अपने हक और अधिकार की आवाज़ को ना केवल विधानसभा में बल्कि रोड पर भी उठाए, और इतनी बुलंद उसकी आवाज़ होनी चाहिए क्योंकि वो एक सिंगल आदमी नहीं है, वो 1,75,000 जनता का जनप्रतिनिधि है। उसको जब तक वो इलाके की बातों को नहीं उठाएगा, और एक सबसे बड़ी समस्या भी इसमें क्या है, जो लोग यहाँ से चुनाव जीते या जो लोग यहाँ से चुनावी तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके की समझ ही नहीं है। वो उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बाहरी हैं। हमारे इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में एक सेक्टर 15 पड़ता है, सेक्टर 15 में कोई भी नेता, कोई भी व्यापारी किस्म का नेता 200 गज की प्लाट लेकर के, 400 गज का प्लाट लेकर के वहाँ कोठी बना करके अगर ये समझे कि मैं नलवा हल्के से चुनाव जीत जाऊँगा या मैं नलवा हल्के के लोगों की आवाज़ बनूँगा, तो वे उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि गोरछी, गावड़, बासड़ा, सरसाना से लेकर के नलवा, बालावास, आपका बूरे, बाटियाँ, शाड़वा, तलवंडी, इन गाँव में समस्या क्या है, किस गांव में किस गोद के लोग रहते हैं, किस गांव में कौन सा टोला, कौन सा कुनबा बड़ा है, उनको ना किसानी की समझ है, ना उनको। एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, और विशेषकर नलवा की जनता को आपके माध्यम से, जो लोग, जो नेता टाइप के लोग सेक्टरों में निवास करते हैं, उन्हें नलवा के गांव, ढाणियों और जो कॉलोनियाँ हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं का ना पता। जब उनको पता ही नहीं है तो उसका समाधान कहाँ से करवा देंगे। इसलिए नलवा की लगभग 2.25 लाख जो वोटर हैं उनको इस बार ऐसा फैसला लेना होगा, इन सेक्टर के जो नेता हैं इनसे बच करके कोई अपने अंदर का आम घर, आम परिवार के भाई बेटे को आगे लाएं और उसको जिताएं। व्यापारी किस्म का कोई भी नेता होगा वो टोटली एक इन्वेस्टर होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए वो अगर 5 लाख रुपए आपके यहाँ लगाएगा तो 50 लाख रुपए कमाएगा। जी सर, मेरा लास्ट काउंटडाउन प्रश्न जी, है और उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करना, जी। ऐसे लोग आपको बता जी, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, मैं 3 नाम हुआ, उसमें आपको एक चुना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, कपिल सिंह चुप्पा, विश्लेषण नहीं करना, इसमें एक नाम कौन सा? नहीं
किस लिए मुख्यमंत्री मतलब के 2024 2024 देखो इसमें ये दुविधा वाला प्रश्न है। नहीं, दुविधा ना तो वाला मैं नहीं, ये बताऊँ जनता की आपको, आवाज़ लगाते हैं। ना तो मैं इस चीज़ का कोई फैसला कर सकता, क्योंकि तीनों ही जो नेता हैं, सबसे बड़ी आपको बात बताऊँ, इस प्रश्न का उत्तर तभी मिल पाएगा जब तीनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित हो जाए। आज ना तो मनोहर लाल को बीजेपी ने 2024 में घोषित कर रखा, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने घोषित कर रखा, ना अभय सिंह चौटाला को इनेलो ने घोषित। तो कोई और आपकी नजरों में जिस दिन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित हो जाए, आप उस दिन मेरे से पूछ लेना, आपको जो सटीक आंसर बता दूंगा और वही 2024 में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रद्युम्न जोशीला को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा की जनता लगभग गांव में निवास करती है और गांव के जो इतने भी विधायक होते हैं लगभग शहरों में रहते हैं, तो वो गांव के लोगों की समस्या को लगभग जानते नहीं, जिसके कारण गांव वालों का विकास हो नहीं पाता। और यदि गांव के बीच का ही या छोटे कस्बे का यदि नेता उनका प्रतिनिधि करेगा तो उसके जो समस्या वो जान पाएगा, वो समस्या का हल जल्दी हो पाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जनता अपना फैसला, जो अपना मत का अधिकार है उनका खुद का होता है, किसी के बहकाव में आके मत का अधिकार को खराब न करें। जो लग रहा है कि आपका अच्छा वोट बैंक बन के आपकी सेवा कर सकता है उसको वोट दें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।